देखिए, क्या है कि छोटे शहरों में आज से 10 साल 11 साल पहले बड़े साधारण और सिंपल और कम टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐप बेस्ड और वेब बेस्ड आइडियाज आते थे। धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो हुआ और लोगों को समझ में आया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन स्केलेबिलिटी, प्रोडक्ट का यूनिक होना, कस्टमर को अक्वायर करने के लिए कम पैसे का होना अति आवश्यक है। तो लोगों ने नए नए आइडियाज़ और नए नए स्टार्टअप्स की सोच शुरू करी। कुछ लोग एग्रीटेक में करते थे, कुछ लोग हाइपर लोकल में करते थे, कुछ लोग बड़े शहरों में और दूसरे विदेशों में जो हो रहा है वो छोटे शहरों में करने के लिए पायलट शुरू करते थे। कुछ कट कॉपी पेस्ट था, कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज थी, और धीरे धीरे वो बदल रहा है। अभी इन 10 11 12 साल में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वर्क फ्रॉम होम, और जो आइडियाज़ हैं उनका अगर इम्पैक्ट और उनकी रीच टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ है, तो स्टार्टअप्स और को फाउंडर्स को समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी तो हम बड़े शहरों में और बाहर भी आउटसोर्स कर सकते हैं, या हमारी टेक की टीम कहीं पे भी बैठ सकती है किसी भी शहर में। लेकिन जो कहो कि हमको ग्राउंड पे रह के कस्टमर से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, उनको समझाना है, उनको ऑनबोर्ड करना है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो एग्रीटेक हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो या हेल्थ टेक हो या एड टेक हो। और स्पेशली जब भाषा का चलन होता है और जब इंग्लिश और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो अब वो टीयर 3 टीयर 4 में वैसे आइडियाज़ और वैसे स्टार्टअप्स जो कि हाई टेक, डीप टेक और AI ML को भी इवन इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उनकी मार्केट और उनका पेनिट्रेशन जो है वो उस मार्केट में है, तो वो स्टार्टअप्स उन शहरों से आ रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि बहुत कम लोग हैं जो टीयर 3 टीयर 4 सिटी से आते हैं और उनको नौकरी की ललक या एक सिक्योर जिंदगी की इच्छा नहीं होती है। तो इस कारण से वो बड़े शहरों में जहाँ पे उनको नौकरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वहाँ पलायन कर जाते हैं। वो फिर उसी शहर के हो जाते हैं, वो फिर वापस अपने शहर में या अपने गांव में या अपने ज्योग्राफी में वापस नहीं आते हैं। एटलीस्ट 5 साल तो नहीं आते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो आदमी खुद कर रहा है, जिसके पास फंडिंग नहीं है, खुद का पैसा नहीं है, जिसके पास तजुर्बा नहीं है, या जिसने 20 साल 10 साल पैसा बचा के काम करके वापस नहीं आ रहा है, तो वो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सोच वाले और वापस आने वाले और उस शहरों से अपने व्यापार को बनाने वाले लोग बहुत कम है। नंबर वन। नंबर टू, जैसा कि आपने बोला, कॉलेजेस है, एजुकेशन है, इंक्यूबेशन सेंटर्स है, मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग है। अक्सर राज्य सरकारों का और भारत सरकार का फोकस शहरों में होता है, बड़े शहरों में होता है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाके पेनिट्रेशन कर रहे हैं, और वो जो हो रहा है। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वर्चुअल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, प्लस मेंटरिंग जो है वो आजकल ऑनलाइन और वर्चुअली हो जाती है, तो हल्का सा बदलाव देखने को मिल रहा है। और लोगों को ये लगता है कि हमको खर्चा बचाना, कम्यूट बचाना, इन सब चीजों के कारण है। लेकिन फिर भी काफी चैलेंजेस हैं। HR नहीं मिलता है, कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, कंटेंट राइटिंग नहीं मिलता है, UI UX, चाहे आपके टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कुछ भी हो, लेकिन ये सब चीजें जो आपको शक्ल सूरत सीरत ऐप की या अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की करने के लिए वो जो टीम है, वो सामने बैठ के आना, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऑन बोर्डिंग है, इन सब चीजों के लिए कॉल सेंटर्स हैं, तो वो सब चैलेंजेस तो देखो छोटे शहर में है ही हैं, और मेरे ख्याल से वो रहेंगे भी। बहुत धीरे धीरे 5G का पेनिट्रेशन हो रहा है, उन शहरों में भी होगा। धीरे धीरे हर चीज इंप्रूव होगी, प्लस लोगों को एहसास होगा कि जरूरी नहीं है कि बड़े शहरों में, तो इट इज अ प्रोसेस, बट देर आर चैलेंजेस, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता। जैसा कि मैंने कहा था कि जयपुर में जब शुरुआती दौर में आया था तो काफ़ी बेसिक और कट कॉपी पेस्ट के स्टार्टअप्स आ रहे थे, लेकिन जयपुर एज अ सिटी, दिल्ली दिल्ली NCR के पास होना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना, स्टेट का कैपिटल होना, भारत सरकार और राज्य सरकार की अग्रेसिव स्टार्टअप पॉलिसी का होना, ग्रांट, को फंडिंग, को इन्वेस्टमेंट, और काफ़ी कॉलेजेस का होना, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की कॉलेजेस होने का, तो काफ़ी काफ़ी बदलाव आया है पिछले 8 9 साल में। जो कुछ स्टार्टअप्स यहाँ से चाहे वाई कॉम्बिनेटर गए, चाहे बैंगलोर गए, चाहे दिल्ली NCR गए या हैदराबाद गए,
क्योंकि वहाँ पे उनको लगा कि जयपुर में एचआर और स्किल की कमी है। वो वापस आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जयपुर उनको बाहर आए। उसके बाद दो तीन सक्सेस स्टोरीज हैं, कार्तिक हो है, और भी कई स्टोरीज जो डील शेयर, ये सब जो जयपुर के सक्सेस स्टोरीज लोगों को एहसास हुआ जरूरी नहीं है कि जब कोई यूनिकॉर्न जयपुर में रह के भी बन सकता है तो उनको जाने की जरूरत नहीं। तो ये सब चीजों का जब टीम के लीडर्स और जो इकोसिस्टम के लीडर्स ने किया, प्लस राजस्थान एंजल्स है, राज्य सरकार है, हमारा फोकस यही है कि जो राजस्थान की बेस्ड कंपनीज हो या जो जयपुर की बेस्ड कंपनीज हो उसमें इन्वेस्ट करें। तो उस कारण से काफ़ी कंपनीज और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज के बाद अब मेरे को लगता नहीं है कोई लंबा चौड़ा फर्क है जयपुर में और बाकी शहरों के बीच में। कॉस्ट कम है, सैलरीज कम है, ट्रैवल टाइम कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, कनेक्टिविटी पूरी है। तो इस कारण से आई थिंक जयपुर तो मेरे ख्याल से अगर हम मानेंगे तो कम से कम 200-300% ग्रो कर गया है स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में। न केवल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में, वो तो सब पूरा भारत ही कर रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्टार्टअप्स एंड फंडेड स्टार्टअप्स। तो वो क्यों, क्या हमारा एक तराजू है कि फंडिंग हुई कि नहीं हुई ना। स्टार्टअप्स तो सब जगह खोल सकते हैं, सब लोग खोल सकते हैं, लेकिन फंडिंग एक या दो राउंड हो जाती है तो काफी काफी फर्क पड़ता है। तो वो जयपुर में यू कैन फाइंड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। देखिए, एक तो ये जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जो अ, हम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि में हैं, और उनकी जो यंगर जनरेशन आ रही है वो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को टेक्नोलॉजी एज एज इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एज अ बिजनेस मॉडल को देख रहे हैं, ना केवल टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर देख रहे हैं। वो लोग समझते हैं। तो या तो वो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, या तो वो अपनी टेक्नोलॉजी से बेस्ड आइडियाज ला रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास बिजनेस एक्यूमेंट की कमी नहीं है। तो वो लोग, एक तो वो हैं। प्लस क्या हो गया कि कुछ जो इसको एक एसेट क्लास भी देख रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो को इन्वेस्टर बन रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति किसी भी देश में हो, भारत में क्यों बाहर भी हो, उसके साथ को फाउंडर बन के पैसे वो लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो लगा रहे हैं, और दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसका उसका क्रियान्वयन, उसका इम्पैक्ट, उसका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ के लिए वो साथ पार्टनर भी बन रहे हैं और इन्वेस्टर भी बन रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये बहुत ही हेल्दी साइन है। एंड आपने सही फरमाया, सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, जयपुर, उदयपुर, लखनऊ, कानपुर, ये जो एटलीस्ट इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा यू विल सी कि अगले 2-3 साल में काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, काफ़ी स्टार्टअप्स आएंगे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और सक्सेस स्टोरीज भी आएंगी। देखिए, मैं कुछ शहरों का तो मैंने नाम लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, भुवनेश्वर, पटना, मैं ऐसे जगह में भी जब जाके देखता हूँ, और कॉलेजेस और इंक्यूबेशन सेंटर में जब हम जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी कॉस्ट, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सोच, उनका उस टेक्नोलॉजी के से यूज केस बहुत इतना बेहतर हो चुका है कि यू कांट इवन इमेजिन। और मैंने न केवल उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, न केवल उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, चाहे वो जयपुर हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे चाहे पटना हो, रांची हो। मेरा ये मानना है कि कॉस्ट ऑफ वर्किंग बहुत कम है। आपको ट्रैवल और कम्यूट में ज़्यादा समय नहीं लगता है। प्लस कनेक्टिविटी आपकी, क्योंकि आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छी है। और जो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट, और स्पेशली जब आप बूटस्ट्रैप होते हैं, और आजकल जैसा कि आपको मालूम है फंडिंग विंटर है, या सब लोग यूनिट इकोनॉमिक्स या प्रॉफिटेबिलिटी या कॉस्ट ऑफ, एज इन्वेस्टर्स हम देख रहे हैं कि वायबिलिटी देख रहे हैं, तो उस केस में ऑपरेशंस को कम रखना, मिनिमल रखना, और उसको ग्रो करना और स्केल करना, एक तो फायदा इन सब चीज़ों का है। दूसरा, मेरे को लगता है कि जितना भी आप अपने कस्टमर के पास रहोगे, चाहे वो रूरल इंडिया के रिलेटेड स्टार्टअप्स हों, चाहे वो टियर 3, टियर 4 के स्टार्टअप्स हों, चाहे वो और भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हों, जितना आप अपने कस्टमर अपने के पास रहोगे, उतना आप बेटर सर्विस कर पाओगे,
बेटर अक्वायर कर पाओगे। तो एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रोटोटाइप, एक ज्योग्राफी को अपने आप में कवर करके और फिर फंडिंग करके रेस करना और दूसरे शहरों में जाना एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। तो आई थिंक ऑफलाइन ऑनलाइन की लड़ाई में मैं टीयर 3 टीयर 4 में होने को बहुत फायदेमंद मानता हूँ, क्योंकि आप वहाँ पे फिजिकली मौजूद हैं, वहाँ समझते हैं, आप वहाँ की भाषा समझते हैं, वहाँ का कम्युनिकेशन और काम का तरीका समझते। तो आई थिंक पर्सनली फील कि बहुत फायदे हैं। और मेरे लिए जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ना तो शहर, जिस शहर में आप हैं उससे फर्क पड़ता है, ना आपकी या आपके को फाउंडर्स की कौन से कॉलेजेस की डिग्रीज हैं उस पर इम्पैक्ट फर्क पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने क्या बनाया है, वो कैसे काम करेगा, उसमें फायदा होगा नहीं होगा, स्केलेबल। सो हम किसी भी 15 कारणों से जो हम इन्वेस्टर्स देखता है शुरुआत में, वह इसमें कोई भी कभी भी इन्वेस्टर ने शहर और कॉलेज का नाम नहीं लिया है। आपको एक एडेड एडवांटेज जरूर मिलता है कि आपको मैं शायद जवाब मिल जाए, लेकिन अगर आपने चीज अच्छी करी, आपका रेवेन्यू अच्छा है, आपकी ग्रोथ अच्छी है, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, ईयर ऑन ईयर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली लेवल प्लेइंग फील्ड। काफी देश भर में इवेंट्स हो रहे हैं, जगह जगह इवेंट्स होते हैं, जगह जगह नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। राज्य सरकार और भारत सरकार अलग अलग जगह पे स्टार्टअप के इवेंट्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे एक जगह है। दूसरा इंक्यूबेशन सेंटर है। दूसरा स्टार्टअप इंडिया की एक वेबसाइट है, उस पर सारे एंजल इन्वेस्टर्स लिस्टेड हैं, उनको आप ईमेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया है, लिंक्डइन इत्यादि इत्यादि, आप लोगों यू कैन रीच आउट टू देम। कई संस्थाएं हैं, नॉन प्रॉफिट हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ चाह है, जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ आपको करना है, तो वहाँ पे आपके ऊपर निर्भर करता है। सही इन्वेस्टर के पास पहुँचना जरूरी है। आपकी स्टेज पे कौन इन्वेस्ट करेगा, आपकी तरह के स्टार्टअप में कौन इन्वेस्ट करेगा, वो रिसर्च करना मेरे हिसाब से अहम है। इन्वेस्टर ढूंढना मुश्किल नहीं है। आप किसी को भेजेंगे जो सीरीज डी में करता है, उसको आप अर्ली स्टेज प्री सीड का के भेजेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पहुंचना कैसे है या जानना कैसे, प्रॉब्लम ये है कि क्या आपने सही आदमी को, सही व्यक्ति को, सही इन्वेस्टर को ढूंढा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक हजारों रास्ते हैं। मेरे पास तो रोज के 5 से 10 स्टार्टअप पिचेस और इवेंट्स आते हैं, और सोशल मीडिया पे आते हैं, फिजिकल इवेंट्स में आते हैं, और मुझे लगता है सबके पास ही ऐसा है। कोई भी ऐसा एंजल नेटवर्क मैं नहीं जानता हूँ भारत में है जिसके पास रोज की 8-10 एप्लीकेशन नहीं आती। इंटरेस्टिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद महावीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया।